वह लड़की आज शाम की बस से गांव आ रही है, हुलिये से शहर की लगती है, उसे तुरंत पकड़कर डेरे पर ले आना। सरदार धर्मपाल सिंह की बात सुनकर नौकर तेजी से वहां से निकल गए थे। तभी धर्मपाल सिंह बड़े पोते और गांव के सरदार सुमित की आवाज पर वे दोबारा रुक गए। औरतों को साथ ले जाना ध्यान रहे, इसे कोई मर्द नौकर हाथ ना लगाए। सुमित इज्जत के मामले में पूरे खानदान में सबसे ज्यादा सख्त था। वैसे भी वह उसकी बचपन की मंगेतर थी। वो कैसे सहन करता कोई दूसरा मर्द उसे छुए। नौकर उसका आदेश सुनकर वहां से चले गए थे। तभी सार्थक, जो सुमित का छोटा भाई था, नाना जी की तरफ देखने लगा। वह सब इस समय डेरे पर मौजूद थे। नाना जी तख्त पर बैठे थे। सार्थक उनसे कुछ दूरी पर आकर बैठ गया था, जबकि सुमित हाथ बांधे खिड़की के पास खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। नाना जी, क्या हम सही कर रहे हैं? वह लड़की शहर की है और बहुत तेज भी है। मैं पिछले 3 महीनों से उस पर नजर रख रहा था, ताकि पता चल सके कि वह क्या करती है और हमारे परिवार के योग्य है या नहीं। लेकिन वह जितने खुले माहौल में रह रही है, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हमारे नियम मानेगी। सार्थक ने अपनी चिंता जताई थी। तान्या उनकी बुआ की सहेली की बेटी थी, जिसकी बचपन में ही सुमित से सगाई कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, उसकी माँ उसे सबसे छुपाकर मुंबई ले गई, क्योंकि वह गांव के नियम नहीं मानती थी। अब सुमित जब अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से वापस आया, तो नाना जी ने सान्या को ढूंढने की जिम्मेदारी सार्थक को दी थी, जो उसने पूरी कर ली थी और पिछले 3 महीनों से वह उस पर नजर रखे हुए था। तुम चिंता मत करो सार्थक, ऐसी जिद्दी लड़कियों को संभालना मुझे आता है, सुमित ने बिना पीछे मुड़े कहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन आवाज शांत थी। मुझे अपने शेर पर पूरा भरोसा है। वह अपनी होने वाली पत्नी को संभालना जानता है, धर्मपाल सिंह ने गर्व से कहा था। तभी सार्थक के मोबाइल पर कॉल आई। वह फोन कान से लगाकर बाहर गया और कुछ देर के बाद परेशान सा वापस आया। नाना जी, मेरी टिकट हो गई है, मुझे अभी वापस जाना होगा। इतनी जल्दी क्यों जाना है? कुछ दिन और रुक जाओ, धर्मपाल सिंह ने कहा। नाना जी, मेरा आखिरी सेमेस्टर है और कोई जरूरी काम भी आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। बस ये आखिरी सेमेस्टर है, फिर मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। वह उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सार्थक अपनी पढ़ाई के लिए लंदन में रहता था और छुट्टियों पर गांव आया हुआ था। ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम्हें सफल करे। धर्मपाल सिंह ने उसका माथा चूमकर आशीर्वाद दिया। जी राम जी, ऐसा ही करेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद नाना जी। और फिर वह नाना जी, मामा जी, सचिन और सुमित से मिलकर हवेली के तरफ बढ़ गया, जहां घर की सारी औरतें मौजूद थी। सचिन उदयवीर सिंह का बेटा था और उसकी शादी हो चुकी थी। हवेली में सिर्फ धर्मपाल सिंह की चलती थी। उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता था। धर्मपाल सिंह के एक बेटी और एक बेटा था। उनके दामाद का नाम रघुवीर सिंह था और वह घर जमाई था। बेटे की तरह रहता था। उसका इस हवेली में बहुत मान सम्मान होता था। और उसके 2 बेटे थे, सुमित, सार्थक। बड़ा बेटा उदयवीर सिंह था, जिसका एक ही बेटा था, सचिन। रघुवीर सिंह अपनी जवानी में ही चल बसे थे। तब से सुमित ने उनकी जगह संभाल ली थी। लेकिन इस हवेली में असली फैसला सिर्फ नाना जी का चलता था और उनके बाद सुमित की बात सुनी जाती थी। घर की सभी औरतें धर्मपाल सिंह और सुमित के फैसले का इंतजार कर रही थी। शाम को जब सान्या बस से उतरी, तो वो बहुत घबराई हुई थी। वह पहली बार गांव आई थी और वह भी ऐसे गांव में जहां वह किसी को नहीं जानती थी। वह अंदर से डरी हुई थी, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आए, जिनमें से कुछ लड़कियां और कुछ लड़के थे। मैडम, हमारे साथ चलिए, एक नौकर ने कहा। वह डर कर वहीं रुक गई। मैडम जी, मालिक ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। तभी एक नौकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बहुत डर गई। मैं खुद चली जाऊंगी, उसने घबरा कर कहा। उसके हाथ अपने बैग की पट्टी पर कस गए थे। नहीं, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। इतना कहते ही दोनों औरतों ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक नाजुक गुड़िया की तरह उनके साथ खिसती चली जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद को छुड़ा सके। उन लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। धर्मपाल सिंह हवेली पहुंचे और उन्होंने सुमित की शादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने सभी को शादी की तैयारी करने का आदेश दिया और खुद पुरुषों वाले हिस्से की तरफ चले गए। हवेली में भगदौड़ मच गई। नौकरों और घर की औरतों ने मिलकर शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। मंडप सजाया गया, पंडित जी को बुलाया गया, फूलों की सजावट हुई और विवाह की सारी रस्मों की तैयारी कर ली गई। अब बस सान्या का इंतजार था। सुमित पीला धोती कुर्ता पहने और कंधे पर पीले रंग की शॉल डाले बाहर आया था।
तभी उसकी माँ सुजाता ने उसे आवाज दी। वह रुक गया। जी माँ, उसने पूछा। आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे तुम्हें देख लेने दो। वह प्यार से बोली, माँ, मैं नहीं बदला हूँ और वैसे भी ये शादी सिर्फ उस लड़की को इस हवेली में लाने के लिए हो रही है। ये शादी मेरी खुशी से नहीं हो रही। वह उन्हें गले लगाते हुए मुस्कुराकर बोला। सुजाता ने गंभीर होकर कहा, बेटा, शादी कोई खेल नहीं होती। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। वह जैसी भी है अब तुम्हारी पत्नी होगी। उसका बीता हुआ समय भूल जाना और उसके आज और आने वाले कल को देखना। अगर उसमें कोई कमी हो तो उसे प्यार से बदलने की कोशिश करना, लेकिन इस पवित्र रिश्ते का मजाक मत बनाना। माँ, आप चिंता मत करें, आपका बेटा लोगों को संभालना जानता है। वह उनके माथे को चूमकर वहां से चला गया। सुजाता जानती थी कि सुमित सबकी सुनता जरूर था, लेकिन करता वही था जो उसे सही लगता था। उन्होंने उस मासूम लड़की के लिए भगवान से प्रार्थना की। हवेली के सभी मर्द बड़े हॉल में बैठे थे। दूसरी तरफ घर की औरतें थी। गांव के सम्मानित लोगों को भी बुलाया गया था। तभी दो औरतों के साथ सान्या अंदर आई। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई और जैसे ही सुमित ने उसे देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सामने खड़ी लड़की मुश्किल से 21 साल की थी। उसने गुलाबी रंग की छोटी फ्रॉक पहनी हुई थी और हील वाली सैंडल पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसकी गोरी टांगे थोड़ी दिखाई दे रही थी। उसके भूरे मुलायम बाल पीठ पर फैले थे। चेहरे पर डर और मासूमियत थी। बिना मेकअप के भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन गांव की शादी और हर समय साड़ी या सलवार सूट पहनने वाली महिलाओं के मुकाबले में वो बहुत आधुनिक लग रही थी। उसका पहनावा देखकर वहां बैठे मर्दों ने नजरें फेर ली, जबकि दूसरी तरफ बैठी औरतें भी उसे हैरानी से देख रही थी। वह डरी हुई खड़ी थी। इतने सारे लोगों को देखकर वह घबरा गई थी और ऊपर से उन लोगों की बड़ी बड़ी मूछें उन्हें और ज्यादा डरावना बना रही थी। वह वहीं खड़ी थी, तभी धर्मपाल सिंह की तेज आवाज गूंजी, रंजना, इसे यहाँ से ले जाओ और इसका पहनावा ठीक करके लाओ। धर्मपाल सिंह की आवाज सुनकर वह और ज्यादा डर गई। चलो, रंजना ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वह होश में आते ही तेजी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। सारा डर अपनी जगह था, लेकिन सानिया यहाँ आकर अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिमी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ से जाओ, शादी में देर हो रही है, धर्मपाल सिंह ने अब गुस्से में उससे कहा था। शादी? उसकी आंखें फैल गई थी। किसकी शादी? उसने घबरा कर पूछा। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम हमारे बड़े पोते सुमित की बचपन की मंगेतर हो और अब तुम्हारी शादी हमारे पोते के साथ होने वाली है, इसलिए उनके साथ जाओ, धर्मपाल सिंह ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन शादी की बात सुनकर वह पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। वह घबराकर बोलने ही वाली थी कि सचिन ने सबकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? नाना जी क्या कह रहे हैं? उसकी तेज आवाज सुनकर वह डर कर उछल पड़ी थी। फिलहाल खुद को संभालते हुए वह उस औरत के पीछे चल दी। वह उसे औरतों के हिस्से में ले गई। तभी लगभग 30 साल की एक लड़की उठकर उसके पास आई। आओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। वह उसे कमरे में ले गई जहां बिस्तर पर लाल रंग का भारी दुल्हन का लहंगा रखा गया था। ये सब क्यों कर रही हो? मुझे शादी नहीं करनी, सान्या ने घबरा कर कहा। उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, चुपचाप शादी कर लो, वरना ये लोग तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर सान्या सच में डर गई। फिर उसने कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो सिया ने उसका हल्का मेकअप किया और लाल लिपस्टिक लगाई। फिर उसके सिर पर दुपट्टा ठीक करते हुए पीछे हटी और मुस्कुराकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया। आप कौन हैं? सानिया ने घबराकर पूछा, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। मैं सुमित की भाभी हूँ, इनके चचेरे भाई समर की पत्नी सिया। उसने अपना परिचय दिया। सुमित कौन? सान्या ने उलझन में पूछा। सुमित तुम्हारे होने वाले पति हैं। वैसे उनका गुस्सा बहुत तेज है, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जितनी तुम प्यारी हो ना, मुझे लगता है तुम उन्हें संभाल लोगी। सिया ने उसे छेड़ा था, लेकिन वे और ज्यादा घबरा गई। फिर सिया उसे बाहर ले गई और सबके सामने पंडित जी ने मंत्र के साथ विवाह शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। वर वधु को अग्नि के पास बिठाकर शादी संपन्न कराई जा रही थी और अंत में मंगलसूत्र और सिंदूर दान करवाकर ये शादी संपन्न हो गई थी। सुमित अपनी शादी कोर्ट मैरिज भी करना चाहता था, तो इसलिए वकील साहब भी वहां बैठे। तभी विवाह के कागज देखते हुए कहा, लेकिन इस लड़की के पहचान पत्र पर तो सानिया लिखा है और आप लोग कह रहे थे इसका नाम सिमी है।
उसकी माँ ने नाम बदल दिया होगा ताकि वह इससे दूर रहे। आप बस शादी करवाइए, धर्मपाल सिंह ने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी ये शादी करवाना चाहते थे। कुछ ही देर में दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी पूरी हो गई। वह सिर्फ इस आदमी का नाम जानती थी, उसे उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं था जिससे उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी। दूसरी तरफ सुमित गंभीर चेहरा लिए बैठा था। सानिया का पहला प्रभाव भी उस पर खराब पड़ा था। शादी के बाद उसे सुमित के कमरे में भेज दिया गया। अब उसे समझ आ चुका था कि सिमी ने उसे झूठ बोलकर यहाँ भेजा था और ये लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके आते ही जबरदस्ती उसकी शादी करवा दे। पहले वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब जब उसने शांत होकर सब सोचा तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा सिमी पर आया, जिसने दोस्ती के नाम पर उसे धोखा दिया था। वह किसी और से क्या शिकायत करती जब उसकी सबसे करीबी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया था। वह सुमित के कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी। सिया उसे कमरे में छोड़कर चली गई थी। वह पूरे कमरे को हैरानी से देखते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। सामने दीवार पर बनी बड़ी सी खिड़की को देखकर वह सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और सुमित अंदर आया। उसे देखकर वह डर कर खड़ी हो गई। सामने सुमित खड़ा था, सफेद कपड़ों में, कंधों पर शॉल डाले। उसकी मजबूत और रूपदार शख्सियत के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसकी लाल आंखें देखकर वह घबरा गई। बंद करो ये मासूम बनने का नाटक। सुमित की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह डर कर पीछे हटी। सुमित उसके पास बैठने लगा। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। सुमित उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से आती महंगे इत्र की खुशबू सानिया को और घबराहट दे रही थी। वह सिर झुकाकर खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा था इतने सालों के बाद यहाँ लौटोगी और मैं तुम्हारा प्यार से स्वागत करूंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बदल दिया ताकि तुम हमसे दूर रह सको। याद रखना, तुम्हें यहाँ सिर्फ एक जरूरत की वजह से लाया गया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है। सुमित ने उसके झुके चेहरे को देखते हुए कहा। सान्या का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सिमी का नाम सुनकर उसका मन हुआ था कि वह सब सच बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने अभी बता दिया कि वह सिमी नहीं है तो सुमित के गुस्से में पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए वह चुप रही। उसकी खामोशी देखकर सुमित ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। वह एक पल किसी की दुनिया हिला देने के लिए काफी था। सान्या की आंखों में डर, दर्द, अनगिनत भावनाएं थी, जबकि सुमित की आंखों में सिर्फ गुस्सा और ठंडापन था। वह घबराकर फिर से नजरें झुकाने लगी तो सुमित गुस्से में बोला, मेरी तरफ देखो। उसने तुरंत नजरें उठा ली। सुमित उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर आई बालों की लट पीछे करने लगा। उसके स्पर्श से वह अंदर तक कांप गई। अभी तो बस शुरुआत है और तुम अभी से डर गई? सुमित ताना मारते हुए मुस्कुराया। वैसे मैंने सुना था तुम बहुत बदतमीज हो, किसी की इज्जत नहीं करती, फिर आज ये मासूम बनने का नाटक क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे या इस घर के लोगों को अपने प्यार में फंसा लोगी तो ये तुम्हारी गलती है। मैं नहीं बदलने वाला, इसलिए ये मासूमियत का चेहरा उतार दो। वह लगातार उसे ताने दे रहा था। सान्या डरी हुई उसकी आंखों में देख रही थी। मैं सच में ऐसी ही हूँ, उसने हिम्मत करके कहा। उसकी बात सुनकर सुमित जोर से हंस पड़ा। सानिया को बहुत शर्म महसूस हुई। चलो देखते हैं कब तक तुम ऐसे रहती हो। सुमित अब गंभीर होकर बोला, क्या ख्याल है तुम्हें एक मौका दिया जाए? मैं तुम्हारा पुराना जीवन भूलकर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ और तुम आज से सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। सिर्फ मेरी बात मानोगी। अगर मैं कहूँ दिन है तो तुम हाँ कहोगी, अगर मैं कहूँ रात है तो भी तुम हाँ कहोगी। तुम्हें अपने पुराने जीवन को भूलना होगा, बस सुमित की पत्नी बनकर इस घर में रहना होगा। अगर ये सब मंजूर है तो मैं इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। सुमित ने उसके मासूम चेहरे को देखकर उसे एक मौका देना चाहा था। अगर शहर में रहने वाली वह आजाद सोच की लड़की इस समय उसकी दुल्हन बनकर उसके सामने चुपचाप खड़ी थी तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए था। दूसरी तरफ सानिया सोच रही थी। उसने पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिताई थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और फिर उसकी ताई ने उसे हॉस्टल में भेज दिया था, जहां उसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिले थे, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ उसका हो, जिस पर वह अपना हक जता सके और जिसके सीने पर सिर रखकर वह अपने सारे दुख भूल सके। आज अगर उसे कुछ अपने रिश्ते मिल रहे थे तो वह उन्हें कैसे जाने देती। मुझे मंजूर है। काफी देर सोचने के बाद सान्या ने सिर झुका दिया। सुमित के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई थी। गुड गर्ल, मुझे उम्मीद भी यही थी।
वरना रहना तो तुम्हें यहीं था, लेकिन अब तुम इज्जत से रहोगी। सुमित ने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम बहुत कांपती हो, वह हल्का सा मुस्कुराया था। सान्या ने खुद पर काबू पाया था। अब सुमित उसे बेड पर बैठा चुका था और उसका दुपट्टा और भारी गहने उतारकर एक तरफ रख चुका था। सुमित ने गहरी नजरों से उसे देखा था। सानिया घबराकर थोड़ा सा दूसरी तरफ देखने लगी थी, लेकिन सुमित के सख्त चेहरे को देखकर उसने तुरंत अपनी नजरें उसकी तरफ कर ली थी। गुड, अब तुम मुझे समझने लगी हो। उसने उसके गाल पर हल्की थपकी दी थी। फिर वह अपनी शॉल उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कमरे की लाइट धीमी करके वापस उसके पास आया था। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह इस लड़की को मौका क्यों दे रहा था, क्यों वह उसे अपनाना चाहता था। शायद शादी का असर था, या शायद उसकी मासूम आंखों का जादू उस पर अब चल गया था। सुमित ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब खींच लिया। सानिया की सांसें तेज हो गई थी। वे लगातार सुमित के कुर्ते के बटन देख रही थी और घबराहट में कुछ समझ नहीं पा रही थी। सुमित ने उसे संभालते हुए अपने करीब रखा। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सानिया की धीमी सांसें सुमित के चेहरे से टकरा रही थी और वो बस उसे देखे जा रहा था। सुमित उसकी आंखें, उसके चेहरे और उसकी मासूमियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह उसके इतने करीब था कि सानिया उसके होने की गर्माहट साफ महसूस कर रही थी। सुमित ने उसके माथे पर आए बाल हटाए। उसका हाथ उसके गाल पर ठहर गया। तुमने मुझसे वादा किया है, याद रखना, जिस दिन वादा टूटा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुमित की गंभीर आवाज सुनकर सान्या की धड़कनें और तेज हो गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने नजरें झुका ली, जैसे वह उसकी आंखों के असर से बचना चाहती हो। सुमित के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान थी। उसने सान्या की बंद मुट्ठियों को खोला और अपनी उंगलियां उसकी उंगली में फंसा दी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही रहना जैसी तुम अभी हो, सुमित ने शांत आवाज में कहा, ताकि वह उसके साथ सहज महसूस कर सके। सान्या के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुमित का स्पर्श, उसकी नजरें, उसका अंदाज, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। सुमित ने उसकी खामोशी को उसकी मंजूरी समझा। उसके चेहरे के करीब झुक गया। सान्या ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, कि बल्कि वह इस नए एहसास में खोती चली गई। सुबह सूरज की किरणें पर्दों से होकर कमरे में आ रही थी, सीधा सुमित के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोली, लेकिन अपने बाजू पर वजन महसूस होते ही उसकी नजर अपने पास सो रही सान्या पर गई। सान्या उसका कंधा पकड़े उसके सीने से लगी हुई सो रही थी। सुमित के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। रात की बातें याद करके उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। सान्या, उसने धीरे से उसके कान के पास कहा, लेकिन वह नहीं जागी। सुमित के माथे पर हल्की लकीरें आई। लड़की, उठो। उसने उसका कंधा हिलाया। सान्या ने घबराकर आंखें खोली। खुद को उसके इतने करीब देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। सुमित उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उठो और तैयार होकर नीचे जाओ, सुमित ने कहा। वह उसकी तरफ देखे बिना बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कपड़े लाना ही भूल गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबराकर उछल पड़ी। कौन? उसने घबराकर पूछा। मैं हूँ, और मेरे अलावा कौन होगा? सुमित की भारी आवाज सुनाई दी। जी। वह बस इतना ही कह पाई। तुम अपने कपड़े तो लेकर ही नहीं गई थी, इसलिए दरवाजा खोलो और ये लो कपड़े। उसकी बात सुनकर वह चौंक गई। सुमित जैसा सख्त इंसान उसके कपड़े लिए बाहर खड़ा था। एक पल के लिए उसे खुद को बहुत खास महसूस हुआ। फिर उसने दरवाजा खोलकर कपड़े ले लिए। वह लाल रंग की साड़ी, जिस पर वह हल्की कढ़ाई थी। तैयार होकर जब वो बाहर आई तो सुमित भी तैयार खड़ा था। वे दोनों साथ नीचे आए, जहाँ खाने की मेज पर सब मौजूद थे। सबसे आगे वाली कुर्सी पर धर्मपाल सिंह बैठे थे। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने दोनों को देखा। सान्या सबकी नजरों से घबराकर सुमित के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। सुमित ने सबको प्रणाम किया और उसके लिए कुर्सी खींच दी। वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। सुमित एक ही रात में इतना कैसे बदल गया था। सब उसे सान्या का ख्याल रखते हुए देख रहे थे। बैठो, सुमित ने कहा। तभी मामा जी गुस्से में बोले, सुमित, अब ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाएगी? सुमित ने उनकी तरफ देखा। क्यों? इसमें क्या बुराई है? और ये लड़की नहीं है, सान्या सुमित की पत्नी है। इस घर में जितनी इज्जत माँ की है, उतनी ही इसकी भी होगी। मैं किसी को सान्या के साथ गलत व्यवहार करते नहीं देख लूं, उसने सख्त आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मामी जी को छोड़कर बाकी सबको सुमित का ये रूप अच्छा लगा। धर्मपाल सिंह को भी उसका फैसला सही लगा। अब बैठ जाओ।
सुमित ने सानिया की तरफ देखकर कहा। क्योंकि वह अभी भी खड़ी थी, वह जल्दी से बैठ गई। फिर सुमित ने पहले उसकी प्लेट में नाश्ता परोसा, फिर अपनी प्लेट बनाई। वहां मौजूद हर व्यक्ति उसे हैरानी से देख रहा था। जो आदमी खुद पानी उठाकर नहीं पीता था, आज वही अपनी पत्नी की इतनी परवाह कर रहा था। आप लोग अपना नाश्ता कीजिए, मेरी पत्नी असहज हो रही है। सबको अपनी तरफ देखते सुमित को कहना पड़ा। सानिया शर्म से सिर झुकाए बैठी थी, जबकि सुमित सामान्य होकर नाश्ता कर रहा था। बाद में वो खेतों और जमीन के कुछ कागज देख रहा था। तभी धर्मपाल सिंह उसके पास आए। सुमित, क्या तुमने इस लड़की को सच में अपना लिया है? उन्होंने बैठते हुए पूछा। नाना जी, वह मेरी पत्नी है, हमारी शादी हुई है और इस रिश्ते के खातिर मैंने उसे एक मौका दिया है। सुमित ने कागजों से नजर उठाकर कहा। ये शहर की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, ध्यान रखना। धर्मपाल सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन मुझे नहीं लगता सानिया ऐसी है। सुमित के मुंह से ये शब्द अपने आप निकल गए। कभी कभी मासूम चेहरा भी धोखा होता है, धर्मपाल सिंह ने कहा। कृपया नाना जी, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। अगर वह गलत निकली तो मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन अभी उसे मेरी पत्नी समझकर सम्मान दीजिए। सुमित ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। धर्मपाल सिंह उसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले गए। सुमित की आंखों के सामने सान्या का मासूम चेहरा आ गया। उसे लगा वह चेहरा झूठ नहीं हो सकता, और अगर वह धोखा हुआ तो फिर वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सोचकर वह फिर अपने काम में लग गया। सुमित के जाने के बाद सान्या कमरे में अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बाहर जाए या कमरे में ही रहे। तभी दरवाजा खुला और सुजाता अंदर आई। वह घबराकर बिस्तर से खड़ी हो गई थी। उसे लगा था कि अब ये भी उसे बहुत सारी बातें सुनाएगी, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई जब सुजाता उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। मेरी बहू बहुत प्यारी है। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया था। सानिया हैरानी में मुस्कुराना भी भूल गई थी। बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इतनी प्यारी लड़की को कोई कुछ कह भी कैसे सकता है? सुजाता ने उसे सहज करने के लिए हंसते हुए कहा। तो वह भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। आप कौन हैं? सानिया ने धीरे से पूछा था। मैं सुमित की माँ हूँ और आज से तुम्हारी भी, इसलिए मुझे माँ कहना, जैसे सुमित और सार्थक कहते हैं। उन्होंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए हुए थे। सान्या का चेहरा और खिल उठा। आपको पता है, मैंने कभी किसी को माँ नहीं कहा। कितना खूबसूरत होता है ना ये एहसास। वह हल्की उदासी के साथ बोली थी। सुजाता एक पल के लिए रुक गई और फिर मुस्कुरा दी। अच्छा, अपनी माँ को तो मम्मी कहती होगी ना? सुजाता को लगा शायद वह सिर्फ शब्द की बात कर रही है, जबकि सानिया तो माँ के पूरे प्यार की बात कर रही थी। उसने कब अपनी माँ को देखा था और कब माँ का प्यार महसूस किया था? सुजाता की बात पर वह थोड़ा असहज हो गई थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ और सबसे तुम्हारी पहचान करवाती हूँ। वैसे इस घर में सिर्फ 3 ही औरतें हैं। एक मैं हूँ, एक सुमित की मामी जी और एक सिया जो सुमित की मामी जी की बहू है। वह उससे बातें करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। सान्या उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनते हुए उनके साथ बाहर आई थी। फिर वह पूरा समय सिया और सुजाता के साथ बातें करती रही। उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि समय कैसे बीत गया। वह इन सबसे पहली बार मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपनापन महसूस हो रहा था। बस मामी जी ने उसे अच्छे से बात नहीं की थी। बाकी सब उसके साथ खुश थे। सचिन जो सिया का पति था, उसने भी सान्या से बहुत प्यार से उसका हाल पूछा था। रिश्ते के लिए तरसी हुई उस लड़की को अपने आसपास इतने रिश्ते देखकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये डर भी खाए जा रहा था कि अगर सबको पता चल गया वह लड़की नहीं है जिसे ये लोग समझ रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा? फिर वह खुद को समझाती कि बताएगा कौन। जहाँ एक तरफ उसे इस घर में सुकून मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में कई डर भी जन्म ले रहे थे। रात के 11 बजे का समय था। वह सिया के साथ बातें करते हुए हंस रही थी। तभी हॉल में आते सुमित के कदम उसकी हंसी सुनकर रुके थे। उसने नजर उठाकर देखा तो सान्या सोफे पर कुशन गोद में रखे दोनों पैर ऊपर करके बैठी हंस रही थी। न जाने क्यों घर आते ही उसका चेहरा देखकर सुमित के दिल को अजीब सा सुकून मिला था। वह हल्का सा गला साफ करते हुए अंदर आया था। उसे देखते ही सान्या तुरंत सीधी होकर बैठ गई थी। उसकी हंसी गायब हो गई थी, चेहरे की मुस्कान भी चली गई थी। सुमित को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। सिया दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। सान्या भी खड़ी हो गई थी। मैं आपके लिए पानी लाऊं? उसने उंगलियां मसलते हुए धीरे से पूछा था। सुमित उसके मासूम अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। जाओ ले आओ।
वह कहकर सोफे पर बैठ गया था। सान्या तेजी से रसोई में गई और 1 मिनट के बाद पानी का गिलास लेकर वापस आई थी। उसने मुस्कुराकर गिलास सुमित की तरफ बढ़ाया था। सुमित ने ध्यान से उसे देखा था। कल के मुकाबले आज वे काफी बेहतर लग रही थी, पहले से थोड़ी आत्मविश्वासी भी। शायद घर वालों ने मिलकर उसका डर थोड़ा कम किया होगा। सुमित ने पानी पीकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। खाना लाऊं आपके लिए? उसने फिर पूछा। सुमित ने उसकी तरफ देखा। वह साधारण घुटनों तक आती कुर्ती, ट्राउजर और गले में हरा सा दुपट्टा पहने उसके सामने खड़ी थी। उसके खुले बाल कमर तक फैले हुए थे। वह छोटी सी लड़की उसकी इतनी परवाह कर रही थी। सुमित को ये सब अच्छा लग रहा था। आज से पहले उसके लिए हमेशा नौकर ही खाना लेकर आते थे, क्योंकि इस समय घर के बाकी लोग सो जाते थे। लेकिन आज उसका इस तरह का ध्यान रखना उसे अच्छा लगा। हाँ, कमरे में ही ले आओ, वह कहकर अपने कमरे में चला गया। इधर सान्या रसोई में खाना गर्म करते हुए सुजाता की बातें याद कर रही थी। बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। सुमित तुम्हारा पति है। अब तुम्हें उसके दिल में अपनी जगह खुद बनानी है। अच्छी पत्नी होती हैं जो अपने पति की किसी भी जरूरत को अधूरा ना रहने दें। उसका ध्यान रखें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें। अपने रिश्ते को प्यार और समझदारी से मजबूत बनाओ, ताकि तुम्हारे रिश्ते के बीच कभी किसी तीसरे के लिए जगह ही न बचे। उसके साथ ही सुजाता ने उसे बहुत सी बातें सिखाई थी। पति के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है, और अब सान्या वही सब करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस घर के लोगों से सिर्फ एक ही दिन में इतना प्यार हो गया था कि अब वह इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी। वह खाना लगकर कमरे में आई तो सुमित सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। उसे देखते ही वह सीधा होकर बैठ गया। सान्या खाने की ट्रे सामने रखकर वापस मुड़ने लगी थी, लेकिन सुमित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बैठो, उसने सान्या को अपने पास बैठने को कहा तो वो उसके पास ही बैठ गई। तुमने खाना खाया? उसने बहुत प्यार से सान्या से पूछा। जी, खा लिया था, वह थोड़ी उलझन में बोली। चलो मेरे साथ दोबारा खाओ। उसका अंदाज आदेश भरा था, लेकिन मैंने तो अभी। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित ने खाना उसके मुंह में रख दिया। अच्छे बच्चों की तरह बैठकर खाओ। मैं हमेशा अकेले खाना खाता था, लेकिन अब पत्नी होने के बाद भी अगर अकेला खाऊं तो ये गलत बात होगी, उसने खुद भी खाना खाते हुए कहा। सान्या हैरानी से उसे देख रही थी। कल तक तो सुमित अपने गुस्से से उसे डरा देता था, आज वही इतनी नरमी से बात कर रहा था। फिर सुमित एक निवाला खुद खाता और एक उसे खिलाता रहा। इस तरह आधा खाना सान्या ही खा गई और उसे एहसास तक नहीं हुआ। देखो, तुम्हें कितनी भूख लगी थी ना, सारा खाना तुम ही खा गई, सुमित ने नकली दुख जताते हुए कहा तो वह सच में परेशान हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपके लिए और खाना लेकर आती हूँ। वह उठने लगी, लेकिन सुमित ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे रोक लिया। मेरी बात सुनो, वह उसकी तरफ झुका। तुम इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? सुमित को अब भी यकीन नहीं था कि वह उसे धोखा नहीं दे रही। सान्या के दिल में दर्द उठा। वह उसकी इतनी परवाह को भी दिखावा समझ रहा था। उसकी आंखें भर आई। तुम हर बात पर रो क्यों पड़ती हो? क्या अंदर आंसुओं की मशीन लगा रखी है? उसने उसका नाक खींचते हुए कहा। आह! सान्या ने नाक पर हाथ रखते हुए मुंह बनाया और उसे देखा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपने मुझे अपनी पत्नी क्यों बनाया? आखिर उसके दिल की शिकायत बाहर आ गई। क्या करूं? किस्मत तुम्हें मेरे हिस्से में लेकर आई है, सुमित उसके माथे को चूमते हुए बोला। सान्या ने नजरें झुका ली। वह इस इंसान को समझ ही नहीं पा रही थी, जो एक पल में बहुत सख्त और दूसरे पल में बहुत नरम हो जाता था। सुमित ने सोफे से टिककर उसे अपने पास खींच लिया। अब सान्या उसका सहारा लेकर उसके सीने पर सिर रखे उसके कुर्ते के बटन से खेल रही थी। काफी देर तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। सुमित, सान्या ने चेहरा उठाकर उसे पुकारा। उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर वो मुस्कुरा दिया। हाँ बोलो, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा तो सान्या शर्माकर फिर से उसके सीने से लग गई। आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। सुमित ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो? सुमित ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सान्या ने बिना एक पल लगाए हाँ में सिर हिला दिया। अगर कभी तुम्हारा मुझे छोड़कर वापस जाने का मन हुआ तो? उसने दोबारा पूछा। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई। सुमित ने झुककर उसकी आंखों को चूम लिया। तो मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए।
सान्या ने फिर से पूछा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतना करीब आने दिया है और अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। उसकी बातों से सान्या के दिल को सुकून मिला, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था। वादा कीजिए आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सान्या, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? बताओ। सुमित ने उसे अपने से अलग करके उसका चेहरा पकड़ते हुए पूछा। सुमित, वो मैं सिमी। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सुमित का फोन बज उठा। वह उसे छोड़कर फोन उठाते हुए खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद बात करते हैं, वह इतना कहकर फोन पर बात करते हुए छत की तरफ चला गया। सान्या ने गहरी सांस ली और अपना सिर हाथों में छुपा लिया। बहुत हिम्मत जुटाकर वह सच बताने वाली थी, लेकिन अब दोबारा इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगी? उसके बाद वह बर्तन रसोई में रखकर वापस आई तो सुमित अब भी छत पर फोन पर बातें कर रहा था। वह जाकर बिस्तर पर लेट गई और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुमित वापस आया तो वह सो रही थी। वह झुककर उसे देखने लगा, फिर प्यार से उसके माथे पर आए बाल हटाए और उसके माथे को चूम लिया। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। अब वक्त ही बताएगा वह अपने इस वादे पर कितने समय तक टिका रह पाएगा। अगले दिन शाम के समय सान्या नीचे आई। हॉल में धर्मपाल सिंह बैठे थे। उन्हें देखकर वह डर गई, क्योंकि उसे उनसे बहुत डर लगता था। वह वहीं से वापस मुड़ने लगी थी, तभी धर्मपाल सिंह की आवाज आई। रुको लड़की, इधर आओ। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके पास आई। जाओ, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, उन्होंने आदेश दिया। वह सिर झुकाकर रसोई में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो चाय बनाकर लाई तो धर्मपाल सिंह अखबार पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने पास से गुजरते सचिन को आवाज दी। सचिन, जरा ये अखबार पढ़कर सुनाओ मुझे। सचिन रुका और बोला। सॉरी नाना जी, मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना है। आप भोला नौकर को कहिए कि वो आपको पढ़कर सुना देगा। सचिन ये कहकर वहां से चला गया था। भोला, ओ भोला, धर्मपाल सिंह ने आवाज लगाई थी, लेकिन भोला वह नहीं आया। तभी सान्या उनके पास आई। नाना जी, चाय। उसने चाय उनके सामने रखी। धर्मपाल सिंह ने एक नज़र उस पर डाली और फिर दोबारा अखबार की तरफ देखने लगे। वह ऐसे दिखा रहे थे जैसे अखबार पढ़ रहे हों, लेकिन सान्या समझ गई थी कि उन्हें पढ़ना नहीं आता। उसे अचानक उन पर बहुत प्यार आया। कुछ देर पहले तक जिनसे वह डरती थी, अब वही उसे बच्चों जैसे लग रहे थे। नाना जी, अगर आप कहें तो मैं आपको अखबार पढ़कर सुना दूं, उसने बहुत प्यार से कहा। लड़की, तुम यहाँ से जाओ, धर्मपाल सिंह गुस्से में बोले। लेकिन इस बार सान्या को बिल्कुल डर नहीं लगा। प्लीज नाना जी, सब लोग तो व्यस्त हैं और मैं भी इस घर का हिस्सा हूं ना। प्लीज, उसने मासूमियत से कहा। उसका अंदाजा बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। ठीक है, सुनाओ। उन्होंने अखबार उसके हाथ में दे दिया। सान्या अखबार लेकर उनके पास सोफे पर बैठ गई और उन्हें खबरें पढ़कर सुनाने लगी। साथ ही दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। कब 1 घंटा गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। घर की औरतें और नौकर सभी सान्या की हिम्मत को देखकर हैरान थे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि धर्मपाल सिंह से इतनी देर तक बैठकर बात कर सके। और सान्या पिछले 1 घंटे से न सिर्फ उन्हें अखबार पढ़कर सुना रही थी, बल्कि उनसे बहस भी कर रही थी। रात तक ये बात सुमित तक भी पहुंच गई थी। ये सुनकर उसे भी हैरानी हुई। जब वो रात को कमरे में आया तो सान्या छत पर खड़ी थी। सुमित मुस्कुराते हुए उसके पास गया और पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया। ये क्या करती फिर रही हो तुम? उसने नकली गुस्से से पूछा। मैंने क्या किया? वह घबरा गई। नाना जी पर भी अपना जादू चला दिया तुमने? सुमित ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी बात सुनकर वह हंस पड़ी थी। देखा, मैं सबको मना सकती हूँ, वह इतराकर बोली। वही तो मैं देख रहा हूँ, सुमित ने कहा और उसके होठों के करीब झुक गया। मैं खाना लेकर आती हूँ। वह शर्माकर वहां से हटने लगी, लेकिन सुमित ने उसे जाने नहीं दिया। मुझे खाने की भूख नहीं है, उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सान्या ने शर्म से चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अब ये दोनों की रोज की आदत बन चुकी थी। सान्या रोज धर्मपाल सिंह को अखबार पढ़कर सुनाती, उसके साथ बैठकर खबरों पर चर्चा करती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। अब अगर वह खुद उनके पास नहीं जाती थी तो धर्मपाल सिंह उसे बुलवा लेते थे। ये बदलाव पूरे घर के लिए बहुत अच्छा था। अब सान्या घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। मामी जी कभी कुछ कह भी देती तो सुमित उसके लिए काफी होता था। बाकी सबकी तो वह लाडली बन चुकी थी। वह इस घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सब उसकी छोटी बड़ी जरूरतों का बहुत ध्यान रखते थे। और आज हवेली में सुबह से ही भागदौड़ मची हुई थी, क्योंकि आज सार्थक वापस आने वाला था। इन महीनों में सान्या इतनी जान चुकी थी। सार्थक सुमित का छोटा भाई है
आज सब उसी की तैयारी में लगे थे। शाम को हवेली के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। घर के सारे पुरुष बाहर उसके स्वागत के लिए खड़े थे, जबकि सानिया अंदर औरतों के साथ थी। पहले सार्थक बाहर मेहमानों से मिला, क्योंकि गांव के कई लोग उससे मिलने आए थे। जब सब चले गए तो वह धर्मपाल सिंह, उदयवीर सिंह और सुमित के साथ अंदर आया। अपनी माँ और बाकी सबसे मिलने के बाद उसकी नज़र सान्या पर पड़ी। माँ, ये कौन है? उसने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारी भाभी है सान्या, सुमित की पत्नी, सुजाता ने मुस्कुराकर कहा। सान्या भी उसे देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन सार्थक की नज़रों में उलझन थी। उसने पहले सान्या को देखा, फिर सुमित को। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो? सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। भैया, आपकी शादी तो सिमी से होने वाली थी ना? सार्थक ने हैरानी से पूछा। ये सुनते ही सान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिमी ही है, शायद उसकी माँ ने इसका नाम बदल दिया होगा, धर्मपाल सिंह बोले, लेकिन इस बार उनके स्वर में गुस्सा नहीं था। सार्थक ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नाना जी, ये सिमी नहीं है। मैं जिस लड़की पर 3 महीने नजर रख रहा था, ये वो लड़की नहीं है। उसके इतना कहते ही जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सान्या पर टिक गई। उसकी सांसें अटक गई। ये क्या कह रहा है? सुमित गुस्से में उसके पास आया। सान्या, सच क्या है? उसने कठोर आवाज में पूछा। सान्या कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अगर तुम सिमी नहीं हो तो कौन हो? धर्मपाल सिंह की आवाज गूंजी। सान्या ने कांपते हुए उनकी तरफ देखा, फिर रोते हुए बोली। मैं सिमी की दोस्त हूँ। सिमी ने मुझे यहाँ भेजा था। उसने कहा था कि उसके नाना जी उसे बहुत याद करते हैं, लेकिन वह अपनी मामा को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। इसलिए उसने कहा कि मैं उसकी जगह आ जाऊं, क्योंकि आपने उसे कभी देखा ही नहीं था। उसने रोते हुए सब सच बता दिया। मुझे नहीं पता था यहाँ आकर मेरी शादी करवा दी जाएगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। तो तुमने पहले सच क्यों नहीं बताया? धर्मपाल सिंह ने पूछा। मैं बताना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई। लेकिन तुम्हें इस घर की दौलत और आराम पसंद आ गया ना? धर्मपाल सिंह ने उसकी बात काट दी। सान्या ने रोते हुए ना में सिर हिलाया। उसकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ सुमित था, जो अब तक चुप खड़ा था। सुमित, इसे तलाक देकर छोड़ दो, धर्मपाल सिंह गुस्से में बोले और सोफे पर बैठ गए। सान्या जैसे टूट गई। वह भागकर उनके पैरों के पास बैठ गई। नाना जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे इस घर से अलग मत कीजिए। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब मैं यहाँ आई थी, तब मैं आप लोगों को जानती तक नहीं थी, लेकिन आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं खुद गर्ज हो गई। मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन यहाँ मुझे इतने रिश्ते मिले कि मैं इन्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने हर रिश्ता दिल से निभाया है। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। वह रोते हुए धर्मपाल सिंह के घुटनों पर सिर रखकर बैठ गई। पूरे हॉल में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। सुमित अब और सहन नहीं कर पाया। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। पागल लड़की, क्या हाल बना लिया है रो रो कर? उसने उसके आंसू पूछे। तुम्हें क्या लगा मैं अपने वादे से इतनी जल्दी हट जाऊंगा? मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं किसी के कहने में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी किस्मत में तुम ही थी, सिमी नहीं। इसलिए तुम्हें मेरे पास आना ही था और तुम आ गई। मुझे तुम हर हाल में स्वीकार हो। सुमित ने उसके आंसू पोंछे। धर्मपाल सिंह की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने सान्या के सिर पर हाथ रखा। सच कहूं तो पहली बार मुझे ऐसी पोती जैसी बहू मिली, जो मुझसे जिद करती है, जो मुझ पर हक जताती है। अब मैं भी ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। सान्या रोते हुए हंसती और बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। सुमित ने मुस्कुराकर धर्मपाल सिंह की तरफ देखा। ऐसे मत देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। ये लड़की सच में बहुत प्यारी है, धर्मपाल सिंह ने कहा। तो सुमित हंसते हुए उनके गले लग गया। फिर उसने सान्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। सुजाता आगे बढ़ी और सान्या का माथा चूम लिया। जब तुम मेरे बेटे की किस्मत थी तो शिकायत कैसी? उन्होंने उसे गले लगा लिया। तभी सचिन बोला, अरे यार, इतने महीनों के बाद मैं घर आए हूँ, अब ये रोने वाला माहौल खत्म करो। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। सुमित ने प्यार भरी नजरों से सान्या को देखा और भगवान का धन्यवाद किया कि उसने उसे एक चालाक लड़की से बचाकर सच्चे दिल वाली पत्नी दी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।